वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं अपनी क्लास 13, जो कि आज हमारी लास्ट क्लास भी होगी इनकम टैक्स की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज टैक्स स्लैब, कि टैक्स स्लैब होता क्या है और किस तरीके से हमारा ओल्ड रिजाइन है ना और न्यू रिजाइन, ठीक है, कि दो तरीके से जो डिवाइड किया गया है, दोनों में फर्क क्या है और दोनों में टैक्स लायबिलिटी हमारी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, दोनों के रेट क्या क्या है उसके टैक्स के। ये सब कुछ आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिडक्शन किस में मिलती है और किस में नहीं मिलती और कितनी कितनी डिडक्शन इसमें मिलती है। तो वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस बच्चों। आज फिर से आप सभी लोग, अगर हमारे चैनल पर कोई भी बच्चा नया है और पहली बार जुड़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमने अपने चैनल पर चला रखा है एकदम फ्री बैच, जो कि है यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। तैयारी हमेशा जीत के रखो और आप हमसे सक्सीड होगे क्लास में। अगर आप क्लासेस लेते हो रेगुलर, ठीक है, और पढ़ रहे हो चीज़ों को, शाम को रात को 8 बजे लाइव क्लास है, ठीक है। रिमाइंडर सेट कर लेना। मुझे चाहिए सभी बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा फाइनेंस एक्ट 2021। जितनी भी प्रीवियस वाली चीज़ें थी हम वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, फाइनेंस एक्ट 2021 की इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। तो देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ थी वो थी भैया ओल्ड रिजाइन, ठीक है, और एक क्या था भैया न्यू रिजाइन। क्या किया भारत सरकार ने सबसे पहली बार, मतलब पहले कभी ऐसा इंडिया में हुआ नहीं, कि भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने पब्लिक को कहा कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। इसका ये मतलब नहीं कि सरकार ने ये कह दिया कि भैया टैक्स चोरी अच्छी लगती है तो टैक्स चोरी करो, नहीं। सरकार ने कहा कि हम आपको दो रेट्स दे रहे हैं, हम्म? हम आपको दो रेट दे रहे हैं। अब आप, वो आपके ऊपर है कि बेटा आप कौन सा रेट चूज करते हो और किसके हिसाब से, और फिर उसके हिसाब से क्या करते हो, टैक्स फाइल करते हो, ठीक है। अगर आपको ओल्ड वाला अच्छा लगता है तो आप ओल्ड के हिसाब से टैक्स को फाइल करो, अगर आपको न्यू वाला अच्छा लगता है तो न्यू के हिसाब से फाइल करो। पर सरकार ने कुछ कंडीशंस लगाई। न्यू में क्या किया, सरकार ने कुछ टैक्स स्लैब्स की रेट्स को कम किए, कि मतलब आपके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगेगा। बट ओल्ड में क्या किया, सरकार ने टैक्स स्लैब को उतना ही रखा, ठीक है। उसकी रेट्स क्या थी, हाई थी। और ये भी कहा सरकार ने कि अगर आप ओल्ड वाला, मतलब जिसकी रेट्स हाई हैं, अगर आप वाला यूज करते हो तो उस वाले केस में हम आपको डिडक्शंस दे देंगे। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ओल्ड वाला रिजाइम जो है इसमें आपको क्या करेंगे, डिडक्शंस मिल जाएंगी, है ना। इसमें आपको डिडक्शंस मिलेंगी और इसमें आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, ठीक है, सबसे पहली बात। फिर अगर हम बात करें रेट का, तो रेट इसमें कैसे थे बेटा, हाइयर थे, और इसमें क्या थे, एज कंपेयर टू लोअर थे, ठीक है। इसमें स्लैब्स कितनी थी, इसमें जो स्लैब्स हैं वो कम है, मतलब सिर्फ तीन चार तरीके, चार ही तरीके की स्लैब्स हैं। और इसमें जो स्लैब्स हैं वो कितनी, 5 से 6 तरीके की है, मतलब इसमें जो स्लैब्स हैं वो हाइयर है, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो इस वाले में हमको पढ़नी है टैक्स स्लैब में अपने। और बाकी आपसे कुछ भी इसमें ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। इसमें आपको या तो ये दे देगा, इनकम दे देगा कि भैया ये आपको इनकम दे रखी है, इसके हिसाब से आप क्या करो, इसके ऊपर से आप इसके ऊपर टैक्स स्लैब, टैक्स निकालो, टैक्स की लाइबिलिटी कितनी होगी। या फिर आपसे कह देगा कि इतना इतना है, न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से इसका टैक्स रेट परसेंटेज बताओ, या फिर आप ओल्ड के हिसाब से इसका टैक्स परसेंटेज बताओ। या ये कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिडक्शन मिली है इतनी इतनी इस चीज में, तो ये बताओ कि कौन सा ओल्ड, ये कौन सा रिजाइम में ओल्ड है या फिर न्यू है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी। अब चलो थ्योरी की तरफ मूव करते हैं अपना। टैक्स स्लैब्स फॉर अकाउंट असेसमेंट ईयर 2021-22, ठीक है। जब हम 2021-22 की बात करते हैं तो हमसे इसी साल के अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ कैन ऑप्ट फॉर द एग्जिस्टिंग टैक्स रिजाइम or the new tax regime with lower rate of taxation under section 115 BAC of the income tax act। तो सेक्शन जो था कौन सा वाला, 115 BAC, ये बोलता है कि भैया इंडिविजुअल या एचयूएफ, ठीक है, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है एग्जिस्टिंग टैक्स रीजन या फिर न्यू टैक्स रीजन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा चूज करो, कि मतलब सरकार आपको मना कर देगी कि नहीं भैया आपको चूज नहीं करना, नहीं। वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा चूज करते हो। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलेंगी अगर आप एग्जिस्ट वो न्यू वाला करते हो तो, ठीक है। अगर आपको डिडक्शंस लेनी है तो आप एग्जिस्टिंग करो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि सर हमको कैसे पता लगेगा कि हमको कौन सा चूज करना है। बेटा आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको सारी सारी डिडक्शंस बता दी, डिडक्शंस मैंने आपको बता दी। अब आप क्या करो, आप अपनी इनकम को देखो सबसे पहले, फिर आप देखो कि आपको कौन कौन सी डिडक्शन मिल सकती है इसमें से, ठीक है। उनमें से पहले डिडक्शंस को हटाओ, उनकी लिमिट जितनी भी है, मतलब 80C की जैसे होगी 1.5 लाख रुपए होगी, ठीक है, जैसे एचआरए की होगी 60,000 रुपये होगी। तो इस तरीके से अगर हम बात बोलें कि जैसे 80D की कोई हेल्थ इंश्योरेंस वाली होगी, ठीक है, तो उसकी कितनी होगी, 25,000 रुपये होगी। तो इस तरीके से क्या आपको मैक्सिमम डिडक्शंस मिल सकती हैं जितनी, तो आप उसको पहले उसमें से डिडक्ट करो और फिर उसके बाद में अपनी इनकम को देखो, मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है,
ठीक है, टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है, और फिर उसके ऊपर अपने टैक्स स्लैब्स लगाओ। सर कुछ समझ में नहीं आई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई, मैं आपको लास्ट में इसके 2 एग्जांपल्स करके दिखा दूंगा, ठीक है, हो जाएगा। और फिर आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आप भी अपने घर से करना, तो आपको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बताओ यहां तक क्लियर है? The taxpayer opting for concessional rates in tax regime will not be allowed certain exemptions and deductions like ATC, ATD, TTB, HR available in the existing tax regime. साफ सीधी सी बात है कि भैया आपको देखो, यहाँ पे सुनो, ओल्ड वाला है, न्यू वाला है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, आपके मानो की इनकम कितनी है, 1,00,000 रुपीज है, हालांकि 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगता, बट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ओल्ड वाले में मिलता है कि हम हाइयर वो लगाएंगे, क्या उसका परसेंटेज टैक्स का। तो मानो कि जैसे हाइयर आपको कितना हो गया, उसके ऊपर 20,000 रुपये हो गया, है ना, 20% का 20,000 रुपये हो गया। और वहीं पे न्यू वाले पे क्या बोलता है कि जैसे 1 लाख है, ये बोलता है कि हम आपसे शॉर्ट में लगाएंगे, मतलब छोटा इनकम टैक्स रेट लगाएंगे। तो अब आपके ऊपर कितना हुआ बेटा, 5,000 रुपये का हुआ टैक्स की लाइबिलिटी, ठीक है, ये आपका क्या है, टैक्स है। बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें ये नहीं कि सर ये भी लगाओ, सेस भी लगाओ, ये भी लगाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपने ज़्यादा पे किया, जब आप ज़्यादा पे करोगे तो आप क्या सरकार से डिस्काउंट नहीं मांगोगे? अब सरकार से नहीं बोलोगे कि यार हमें डिडक्शन तो दे दो भैया, हम इतना ज़्यादा पे करते हैं यार, बहुत ज़्यादा हाई रेट हो रहा है, प्लीज़ हमारी जान निकल रही है, हमको वो दे दो, डिडक्शन दे दो, ठीक है। सरकार बोलेगी ठीक है, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो, तुमको हम सर्टेन डिडक्शन दे देते हैं। मानो कि इसको 15,000 रुपये की डिडक्शन दे दी, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी अब टैक्स लाइबिलिटी कितनी जी, 5,000 रुपये। अब अगर न्यू वाला बंदा जो है वो बोलेगा कि यार मैंने भी तो टैक्स पे किया, आप उसको दे रहे हो डिडक्शन, मुझे भी दे दो डिडक्शन। क्या बोलोगे आप कि मुझे भी दे दो डिडक्शन? लेकिन सरकार इस वाले केस में आपसे क्या बोलेगी, सरकार बोलेगी यार तुम बहुत ज्यादा क्या हो, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो बेटा, एक तो 5,000 रुपये टैक्स दे रहे हो, हाँ, एक तो इतना कम टैक्स दे रहे हो, और ऊपर से क्या कर रहे हो, हमसे यहाँ पे डिडक्शन भी मांगने आ गए, ऊपर से हमसे डिडक्शन भी मांगने आ गए। एक तो पहले ही तुम इतना कम है, ऊपर से डिडक्शन भी मांगने आ गए, चलो भागो यहाँ से, तुम्हें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, पूरा पूरा 5,000 रुपये पे करो। जिस तरीके से अगर आपने देखा भी होगा कि दुकान पे जाते होगे, ठीक है, कोई आपसे बोलता हो कि 100 रुपये का है ये वाली चीज, ठीक है, तो उस वाले केस में आप क्या बोलते हो कि भैया नहीं 50 का लगा लो, तो वो क्या बोलेगा, या तुम कैसी बातें करो, पहले 100 रुपये का दे रहा हूँ, ऊपर से 50 का लगाने के लिए बोले, मतलब हम क्या कुछ कमाएंगे नहीं। वहीं पे अगर कोई चीज कितने की है, 2,500 रुपये की है, आप उससे बोलो कि भैया मुझे इस पे 300 रुपये कम कर दो, 2,200 में दे दो, तो हो सकता है कि वो चीज़ वो मान जाए, ठीक है। तो इस तरीके से फर्क पड़ता है कि उसमें आपको 50 रुपये भी कम नहीं करेगा, और जबकि ज़्यादा क्योंकि अमाउंट है तो उसमें आपको 300 रुपये का डिस्काउंट दे देगा। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है कि अगर आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, ओल्ड रिजाइम में अगर आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो तो उस वाले केस में आपको डिडक्शंस मिलेंगी, और अगर आप कम नए वाले टैक्स रिजाइम में कम टैक्स पे कर रहे हो तो उस वाले केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। आप कभी भूलेंगे तो नहीं कि ओल्ड रिजाइम में ज़्यादा टैक्स होता है और उस वाले केस में हमको ज़्यादा डिडक्शन भी मिल जाती है, और जबकि न्यू वाले में कोई टैक्स मतलब टैक्स का रेट कम रहेगा पर हमको डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगी, ठीक है। चले आगे, वेरी गुड, मतलब वेरी गुड, सही बच्चों के लिए वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लो। इन दिस न्यू रिजाइम टैक्स पेयर हैज एन ऑप्शन टू चूज ईदर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू रिजाइम के अंदर, जैसे न्यू रिजाइम बोले थे कि नए आप इस वाले ईयर के अंदर में कि आप टैक्स पेयर के पास में ये चॉइस है कि वो कौन सा चूज करना चाहता है, टू पे इनकम टैक्स एट लोअर रेट्स और एज पर न्यू टैक्स रिजाइम, ठीक है, ऑन द कंडीशन दैट दे फॉरगो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए बार बार आई हैं, ठीक है, ऊपर से रिपीट होती आ रही हैं। तो मेरे बच्चे सारे के सारे इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, पूरी पूरी लाइन्स को एज इट इज़ कॉपी कर लो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी जो एज इट इज़ लिखनी पड़ती हैं, तो पूरी पूरी एज इट इज़ लिखो। टू कंटिन्यू टू पे टैक्सेस अंडर द एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स द एसएससी कैन अवेल रिबेट्स एंड एग्जेम्पशन, मतलब कि अगर कोई पुरानी वाली उसको लेता है तो उस वाले केस में वो क्या करता है, भुगतान के लिए छूट का या छूट का जो लाभ है उसको उठा सकता है। पर अगर वो न्यू वाला यूज़ करता है तो बेटा उस वाले केस में परमिशन उसको नहीं मिलेगी कि आपको कोई भी क्या है डिडक्शन या फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियर? चले आगे। अब हम बात करते हैं किसकी, इनकम टैक्स स्लैब की। तो इनकम टैक्स स्लैब अगर पहले हम ओल्ड वाला देखेंगे, ठीक है बेटा, ये हमारा ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला बोल दो या फिर इसको एग्जिस्टिंग रिजाइम बोल दो, ठीक है। ये कितने से है, ये 1 साल से लेकर 60 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल के इंसान तक के लिए है। फीमेल मेल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए बराबर ही है इनकम टैक्स, ठीक है। पहले हालांकि हुआ करता था ऐसे कि फीमेल के ऊपर थोड़ा कम टैक्स लगता था, पर अब क्या किया सरकार ने कहा यार फीमेल के लिए कम टैक्स लेते हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, ज्यादातर इनकम फीमेल के नाम पे कर देते हैं। तो उस वाले केस में सरकार को नुकसान भी होता था, क्योंकि सरकार को तो भाई अपनी अर्निंग से मतलब है ना,
सरकार को तो अपनी अर्निंग से मतलब है। और लेकिन अब क्योंकि न्यू रिजाइम भी दे दिया तो सरकार ने कहा भैया इसमें से चूज कर लो, फीमेल मेल का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, फीमेल मेल का अब क्या किया सरकार ने, खत्म ही कर दिया पूरा। अच्छा भी है वैसे आप लोग के लिए एक चीज कम पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, हाँ पढ़ते ही रहो और पढ़ पढ़ के मर जाओ एक दिन। चलो आगे चलते हैं। तो क्या कहता है, अप टू ₹2.5 लाख। तो 2.5 लाख तक की अगर कोई भी इनकम है, जैसे कि आपको पता भी होगा कि 2.5 लाख तक की कोई भी इनकम होती है, तो उस वाले केस में हमको कोई भी रिबेट या फिर सॉरी कोई भी इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगता। ठीक है, तो 2.5 लाख तक की जो है उस पर निल होता है, जिसको मैंने ब्लैंक भी किया हुआ, तो इस पर आप क्रॉस लगा लेना। अगर हम बात करें 2.5 लाख से 5 लाख तक की, तो इस पर कितना 5% का होता है। ठीक है, 5% का हमारा इनकम टैक्स रेट लगता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि 5% से 10% के बीच की, तो इसमें हमारा 20% का लगता है। तो 20% की सीधी सीधी सी बात यह है बेटा कि आपका 2.5 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगा। ठीक है, 2.5 से 5 लाख के ऊपर 5% है, तो 5% इसका कितना हुआ 12,500। ठीक है, 12,500 ये 12, तो कितना 12,500 हो गया। इसका 5% किसका, 5% किसका लेंगे हम लोग, 2.5 लाख का करेंगे ना। पूरे से नहीं करना ऊपर से कि ऊपर से, ये मैं अभी आपको नीचे समझा दूंगा, बस अभी बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर इसमें कितनी हमारी 5 लाख की बनती है, 5 लाख में 20%, तो 5 लाख का बेटा 20% हमारा 1 लाख हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर 30%। मानो कि जैसे इसकी अगर इनकम 15 लाख थी, तो यहाँ पे कितना हमारा बचता है, 5 लाख रुपए और बच जाता है, तो इस पर 5% कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, ये इसकी इनकम टैक्स की क्या हो जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। पर अभी क्योंकि ये हमारा ओल्ड रिजाइम है, तो इस वाले केस में ये सर्टेन ऊपर से एग्जाम्पशंस भी ले सकता है, तो वो हम लोग नीचे देखेंगे किस तरीके से कौन सी एग्जाम्पशंस मिलती हैं किस किस पर्सन को। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ये टैक्स रेट को याद रखना। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, सीनियर सिटीजन। जब हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं बेटा, सीनियर सिटीजन हमारे कौन सा होते हैं, 60+। 60+ सभी नहीं होते, 60 से 80 के बीच में हमारे जो होते हैं सीनियर सिटीजन आते हैं। ठीक है, 60 से 80 के बीच में आते हैं। तो उस वाले केस में हमको अप टू 3 लाख तक की क्या होता है, टैक्स नहीं लगता। 3 लाख से 5 लाख के बीच में कितना 5% का लगेगा, तो ये कितना होता है बेटा 2 लाख रुपए होता है। ठीक है, 2 लाख के ऊपर कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया, है ना। फिर यहाँ पे वही सेम टू सेम चीज़ है, कितना 5 लाख रुपए, 5 लाख के ऊपर कितना 1 लाख, और फिर यहाँ पे भी वो सेम टू सेम 30% है। ठीक है, तो इनकम टैक्स रेट लगभग सेम ही है, बस ये चीज़ ऊपर से चेंज कर दी कि 3 लाख से यहाँ पे जो थी 2.5 लाख की जो लिमिट थी, तो इनको 50,000 रुपये, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, हमारे देश के बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको थोड़ी सी छूट ज़्यादा दे दी गई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। मैंने सीनियर सिटीजन में 60 से 80 इसलिए लिखा था क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन हमारे 80+ होते हैं। अगर कोई भी पर्सन 80+ है बेटा, तो उस वाले केस में उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो ये होता है कि उसकी 5 लाख तक की जो इनकम है वो क्या होगी, फ्री होगी, टैक्स फ्री होगी। ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा। 5 से 10 लाख के बीच में है तो कितना 5 लाख रुपए हो गए यहाँ पे, तो इसके ऊपर कितना 1 लाख रुपए ये लग गया टैक्स। और फिर यहाँ पे जितनी भी होगी, मानो कि जैसे 5 लाख ही है फिर से, ठीक है, 15 लाख की मान लो टोटल इनकम, तो अब कितना हो गया, ये हो गया हमारे 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये कितना मिल गया बेटा, हमें 2.5 लाख रुपए मिल गया इसका पेन। बट अब आप एक चीज ध्यान में रखना कि अगर 2.5 लाख रुपए लग गया है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि इस वाले केस में ये क्या कर सकता है, डिडक्शन वगैरह ले सकता था। ठीक है, और डिडक्शन कैसे मिलेंगे वो हम आगे देखेंगे। ये क्लियर है, ये वाले टैक्स रेट्स। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, सरचार्ज की। तो सरचार्ज हमारा किस पे लगता है, सरचार्ज हमारा लगता है एक स्पेसिफिक इनकम पे, जब वो किस एक मतलब गवर्नमेंट कोई परमिसिबल इनकम क्या रखेगी, भैया आप इतना इतना कमा लो, हम आप पे इतना इतना इनकम टैक्स ले लेंगे। पर आप बहुत ज़्यादा इनकम कमा रहे हो, मतलब आप सुपर रिच हो, ठीक है, तो उस वाले केस में आपके ऊपर कुछ सरचार्जेस लगाए जाएंगे। तो उसकी कुछ अपनी कंडीशंस दी गई, जैसे 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% का लगेगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% का लगेगा, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25% का लगेगा, और रेस्ट 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर है तो 37%, और 10 करोड़ से ऊपर है तो कितना 37%। ठीक है, ये चार चार वो हैं हमारे स्लैब्स हैं, इनके भी सरचार्ज के। तो मेरे स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टैक्स का स्लैब्स, फिर हमने क्या पढ़ा, सरचार्ज, और अब आगे क्या पढ़ेंगे भैया, सेस। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की अगर हम बात करें तो 4% लगता है कंबाइंड होके, जो कि किसके ऊपर लगता है, ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। ठीक है, अगर कोई भी हमारा इनकम टैक्स या फिर सरचार्ज है उसके ऊपर ये प्लस हो जाएगा हमारा एडिशनल, मतलब टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं ना हम लोग सेस को। कई बार सेस को क्या बोला जाता है बेटा, टैक्स ऑन टैक्स। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा लोग टैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स ऑन टैक्स, कि सरचार्ज दे दे, इनकम टैक्स दे दे, सेस दे दे, हाँ तो आप लोग क्या करोगे बेटा, उसमें सेस करके आ जाओगे। अब मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स एक होमवर्क लिख लो कि आपको सेस, सरचार्ज और टैक्स, ठीक है, तीनों में क्या करना है, तीनों में डिफरेंस मुझे नीचे लिखना है।
कहीं से कॉपी वॉपी करके नहीं, सिर्फ 3-4 वर्ड्स में लिखना है। सेस का लिख देना कि सेस का यूसेज कहाँ पे होता है, सरचार्ज का यूज कैसे कर सकते हो, इनकम टैक्स का यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिखना कर देंगे ना इतना सा। तो सुनो, इससे पहले जो हमारा वो था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो था बेटा, वो 3% था, बट अभी पिछले साल से बढ़ा के उसको कितना 4% कर दिया गया है। हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस वाले इसकी टैक्स स्लैब की, वो चीज अब सुनो यहाँ पे कि कोई रेजिडेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, उसकी इनकम कितनी 5 लाख से एक्सीड नहीं करती। मतलब वो कितना कमाता है, मानो कि वो कमा रहा है रुपए कितना, 5 लाख ही कमा रहा है टोटल। ठीक है, 5 लाख रुपए टोटल कमा रहा है, तो उस वाले केस में हमको अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, इस चीज को ही ध्यान में रखना, लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 87A के अंडर में अगर वो कितनी उसकी नेट इनकम डज नॉट एक्सीड कितनी है, 5 लाख रुपए है, ठीक है, 5 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करती, तो उसको उसमें क्या होता है, डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम टैक्स बिफोर कैलकुलेटिंग एजुकेशन सेस द अमाउंट इज ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ इनकम टैक्स ऑफ ₹12,500 विच एवर इज लेस। तो विच एवर इज लेस लिखने का इसके पीछे देखो मोटिव क्या है, सुनो मेरी बात यहाँ पे। तो ये बोलता है कि आपको 100% का इसमें क्या कहता है, इनकम टैक्स से रिबेट मिल जाता है। ठीक है, कैसे, पेज खाली देख लेते हैं, उस पर करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, मानो कि आपकी इनकम कितनी बेटा, 5 लाख रुपए है। ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए है, 5 लाख है। ठीक है, आप मतलब कोई भी कहीं पे एम्प्लॉय वगैरह, वहाँ पे आपकी इनकम की थी 5 लाख है। अब देखो, आप 0 से 2.5 लाख में तो कोई इनकम टैक्स लगेगा नहीं। ठीक है, तो आपकी 2.5 लाख की जो इनकम जो है, 2.5 लाख की जो इनकम है बेटा, ये क्या हो जाएगी हमारी, टैक्स फ्री हो जाएगी ना, इसके ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर जब हमने बात की थी कितना, 2.5 से हमारा 5 लाख के तक के बीच में, तो इस वाले केस में हमारे पे कितना 5% का इनकम टैक्स लग रहा था, क्योंकि अब हमारी 2.5 लाख रुपए की इनकम इसमें से खत्म हो गई। अब हमारे पास में कितनी इनकम बचती है बेटा, 2.5 लाख रुपए बचती है। तो 2.5 लाख के ऊपर अगर हम 5% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, 12,500। ठीक है, तो 12,500, तो ये बोलता है 87A। 87A क्या बोलता है बेटा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है या फिर इससे कम है, तो उस वाले केस में आपको मैक्सिमम 12,500, मैक्सिमम कितना 12,500, या फिर जितना भी अगर आपका कम है, जैसे कि मानो आपकी इनकम अगर 4 लाख रुपए होती तो 2.5 लाख रुपए यहाँ पे चली जाती है ना, फिर आपकी कितनी बचती 1.5 लाख रुपीज, तो 1.5 लाख का 5% कितना हो जाता, ये हो जाता हमारा 7,500। ठीक है, तो 7,500 का हमको क्या मिल जाता है, 87A के अंडर में रिबेट मिल जाता। ठीक है, तो ये बोलता है कि मैक्सिमम आपको 12,500 मिल सकती है। क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि सेक्शन 87A के अंडर में मैक्सिमम रिबेट कितनी मिलेगी, तो वो हमारी 12,500 रुपए है, और या फिर 100% रिबेट भी इसमें मिल जाती है अगर आपकी इनकम कितने से 5 लाख से एक्सीड नहीं करती। लेकिन अगर आपकी इनकम क्या बोलता है, 5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है, तो उस वाले केस में आपको कुछ भी रिबेट नहीं मिलेगा। Individuals with net total income less than or equal to 5 lakh will be eligible for tax rebate under section 87 is that tax liability will be nil if such individual in both new and old existing resign। तो इस वाले केस में हमारे न्यू और ओल्ड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ केसेस में क्या होगा, आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं लगेगी। ठीक है, क्लियर बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब ये आता है हमारा न्यू वाला टैक्स रिजर्व। कौन सा लाता है बेटा, न्यू वाला, जैसे कि आपको हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा, ओल्ड वाला। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा न्यू टैक्स रिजाइम है। कितने स्लैब्स हैं इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें इन्होंने 7 स्लैब्स बना रखे हैं। तो अलग अलग क्या कहते हैं, इन्होंने ना इनकम को छोटा छोटा करके डिवाइड कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनकम का जो टैक्स होता है वो कम हो जाता है। कैसे, मानो कि हम लोग कोई इनकम ले लेते हैं, कितनी 16 लाख रुपए ले लेते हैं। ठीक है, तो 16 लाख में देखो, सबसे पहले तो हमारी 2.5 लाख रुपए तो निल हो गई, है ना, 2.5 लाख रुपए निल हो गई। फिर यहाँ पे हमारी कितनी इनकम आ जाती है बेटा, 2.5 लाख रुपए इनकम यहाँ पे हमारी आ जाती है। तो इस वाले केस की अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है, 12,500 रुपये हो जाता है। ठीक है, फिर से अगर हम किसकी बात करें बेटा, 2.5 लाख की। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना 10% का लगेगा, तो जब हमारा 10% का लगेगा तो ये कितना हो जाता है बेटा, 25,000 रुपये। ठीक है, फिर से हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, 2.5 लाख की। तो 2.5 लाख के हिसाब से कितना 15% है हमारा इस पर। ठीक है, तो 2.5 का 10 और 5 कर लो। ठीक है, 10 का कितना तो हो गया, ये तो हो गया हमारा 25,000 रुपये, और 12,500 इसका हो गया।
तो कितना हो गया बेटा हमारा 37,500। ठीक है, फिर आप इस वाले केस में भी देखो 10 लाख से 2.5 लाख के बीच में, ठीक है, तो फिर से 2.5 लाख रुपये हमारी इनकम होगी। तो अब ये कितना हो गया हमारा 20%, तो ये तो कितना हो गया डायरेक्टली 50,000 ही हो गया। हाँ, फिर हमारा फिर से कितना बेटा 2.5 लाख रुपये है, कितना 2.5 लाख है, ये हमारा कितना हो गया बेटा 62,500 रुपीज़ हो गया। ठीक है, फिर हमारा कितना बचता है, अब हमारी 1 लाख रुपये बचती है ना इनकम, क्योंकि हमारी कितनी 15 लाख 16 लाख इनकम थी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 12 और 3 15 हो गई और 1 लाख बची, तो 1 लाख के ऊपर कितना 30%, तो इस वाले केस में हमारी कितनी इनकम बचती है 30,000 रुपये हमारा टैक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा इस तरीके से इसमें कैलकुलेट होता है। एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको? ठीक है बेटा, तो जब हम इन सब का एडिशन कर देंगे, अब इनका एडिशन बहुत बड़ा आएगा, आप लोग कर लेना। चलो मैं कर ही देता हूँ, 1 2 3 3, ये कितना हो गया हमारा 1 लाख 1 लाख 1,50,000 1,80,000 1,80,000 और ये कितना हो गया 2,05,000। ठीक है, 2,05,000 में अगर हम 12,500 ऐड करेंगे तो 2,17,500। तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारी क्या बन जाएगी, इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या होगी, इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी होगी कितनी 2,17,500 रुपये। ये हमारा न्यू टैक्स स्लैब है। अगर आपको कोई भी छूट वगैरह नहीं चाहिए तो उस वाले केस में याद रहेंगे ना, याद रहेंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, इसलिए एग्जांपल्स भी मैंने इसीलिए करवा दी कि आप लोगों को याद रहे। ये कितना भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे इनकम दे दे, क्वेश्चन में इनकम दे दो और आपसे बोले कि न्यू टैक्स डिजाइन के हिसाब से इनकी टैक्स लाइबिलिटी को निकाल के बताओ, या फिर आपको कोई भी इनकम दे दे और कह दे कि आपको ओल्ड टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, न्यू टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है और दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके का पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। द ऑप्शन टू पे टैक्स एट लोअर रेट शेल बी अवेलेबल ओनली इफ द टोटल इनकम ऑफ एसएससी इज कंप्यूटेड विदाउट क्लेमिंग स्पेसिफाइड एग्जम्पशन और डिडक्शन। जब हमको न्यू जो हमारा टैक्स रिजाइम है वो तभी मिलेगा लोअर रेट्स पे, जब हम कोई भी अपना क्या करेंगे, कोई भी एग्जम्पशन या फिर डिडक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, हमको अपने एग्जम्पशन और डिडक्शन को क्या करना पड़ेगा, फॉरगो करना पड़ेगा, मतलब उनको भूल जाना पड़ेगा। क्लियर बेटा, मजा आ रहा है क्लास में? लिस्ट ऑफ कॉमन एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, तो नॉट अलाउड वाली जो हमारी लिस्ट जो है वो देख लेते हैं। एलटीए लीव ट्रैवल अलाउंस, ठीक है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, डेली एक्सपेंसेस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, री एलोकेशन अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, अदर स्पेशल अलाउंसेस हो गए। ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हो गया सेक्शन 24 जिसको डिफाइन करता है, या फिर हमारे एटीसी डी ई एंड सो ऑन, मतलब इनमें कोई भी हमको डिडक्शन अगर मिल रही है चैप्टर 4 ए के उसमें, एक्सेप्ट एटीसीसी डी। तो एटीसीसी डी के अकॉर्डिंग अगेंस्ट में अगर आपको कोई भी डिडक्शन ऐसी मिल जाती है तो हमको नहीं जाती। एटीसीसी डी हमारा क्या बोलता है कि आपने कोई भी ऐसे मतलब एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में, या फिर अटल पेंशन योजना में आप कुछ भी तरीके का क्या कर रहे हो, अपना डिपॉजिट करवा रहे हो। ठीक है, तो वो आपको 80cc डी के अंडर में मिलती है, पर मैक्सिमम कितनी मिलेगी बेटा आपको, मैक्सिमम जो इसमें मिलेगी वो आपकी 10% मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम कितनी मिलेगी बेटा 10% की मिलेगी आपको, इसमें क्या छूट। तो एक्सेप्ट 80cc डी को छोड़ के बाकी समय आपको क्या मिलेगा, आपको कोई भी डिडक्शन आपकी एग्जाम्पशन उसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, पर कुछ ऐसी सर्टेन एग्जाम्पशन हैं जो कि सरकार अभी भी अलाउ करती है न्यू वाले टैक्स रिजाइम में। तो वो क्या, हमारी ट्रैवल अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल। ठीक है, देखो एक मेरी बात सुनो इधर, आज मेरी बात को याद रखना कि एक सरकार ने ना डिसेबल्ड जो पर्सन थे उसकी कंडीशन, मतलब डिसेबल्ड पर्सन आपको वो नहीं रहेगी, डिसेबल पर्सन को सरकार ने हटा दिया अपने बुक से। अब उनको पर्सन कहती है स्पेशल पर्सन, स्पेशल पर्सन कहेगी या फिर पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज कहेगी। ठीक है, तो डिसेबल पर्सन नहीं कहेगी क्योंकि कोई भी पर्सन डिसेबल नहीं है, कोई भी पर्सन डिसेबल नहीं है। अगर भगवान ने मतलब उसको किसी तरीके की कोई भी डिसेबिलिटी दी है तो उसको कुछ ना कुछ एक स्पेशल भी दिया है कि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। ठीक है, तो इस वाली दुनिया में कोई भी अब डिसेबल नहीं है इंडिया में। अब सब लोग क्या है, स्पेशली एबल्ड पर्सन, मतलब वो स्पेशली उनके पास में स्पेशल कुछ पावर्स हैं जिसकी वजह से और लोगों से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशली एबल्ड पर्सन लिखता है, ये वही वाले लोग हैं हमारे। ठीक है, कन्वीनियंस अलाउंस फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रैवलिंग टू वर्क। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80cc जो कि मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 80 JJA। ठीक है, तो ये इसलिए दी जाती है ताकि आप क्या करो, आपको एम्प्लॉयमेंट वगैरह को प्रमोट कर सको। ठीक है, और फिर लास्ट टाइम से क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन एनी अलाउंस फॉर ट्रैवलिंग और फॉर एम्प्लॉयमेंट और ऑन ट्रांसफर। ठीक बेटा, तो ये कुछ केसेस हैं हमारे जिनमें हमको अभी भी अलाउंसेस मिल सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमको अलाउंस नहीं मिलेगा। क्लियर, क्लियर होगी चीज़ें? चलो अब एक एग्जांपल देके आपको मैं समझा देता हूँ।
ताकि जो भी कुछ अगर आपका डाउट भी होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मानो कि एक कोई पर्सन है, ठीक है, एक कोई पर्सन है, उसको क्या करना था, अपनी वो निकालनी थी, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी थी। वो कंफ्यूज था कि मैं क्या करूँ, मैं कितनी टैक्स अपनी क्या करूँ, टैक्स से अपने बचाऊँ, ठीक है, मतलब कि कौन सा ओल्ड वाला लूँ या फिर न्यू वाला लूँ। पर्सन कंफ्यूज था, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। फिर उसको मतलब हमारे पास में आया, भाई हम अकाउंटेंट थे, हमने बोला कि इधर आओ, इधर आओ, बैठो आके। ये पर्सन आता है, बैठ जाता है यहाँ पर आके। हम इससे बोलते हैं अपनी इनकम बताना स्टार्ट करो सबसे पहले। तो इसने बोला कि क्या क्या बताऊं, पहले मुझे ये बताओ, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि पहले अपनी इनकम बताओ। तो इनकम मानो कि इन्होंने बताई अपनी कितनी, 10 लाख रुपीज़, ठीक है, मान लो, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ बताई। फिर इसने पूछा कि मुझे एक बात बताओ, कहीं कुछ ऐसी कोई खर्चा है जो आपने किया हो, कहीं पेंशन स्कीम वगैरह में। इसने बोला हाँ ऐसा तो है। उसने पूछा किस में, तो इसने बोला कि मैंने 80C के अंदर में अपने कुछ डिडक्शंस के लिए मैंने देखा था, ठीक है, वो मुझे मिलती हैं। तो इसने बोला ठीक है भैया, तो 80C में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की मिल जाएगी। इसने बोला और कुछ, तो इसने बोला कि मैंने कुछ अपने हेल्थ एक्सपेंसेस भी किए थे इंश्योरेंस वगैरह पे। तो इसने बोला ठीक है बेटा, तो आपको 80D में मिल जाएगी। अब आपने कितने किए थे, तो इसने बोला कि 25,000, ठीक है, तो इसको 25,000 की यहाँ पे मिल गई। फिर इसने बोला कि आप रहते कहाँ हो, इसने बोला कि बेटा मैं यहाँ पे घर पे रहता हूँ, ठीक है, और मैं उसका रेंट पे करता हूँ। तो इसने बोला ठीक है भाई, 80 GG में आप क्या करोगे, आपको डिडक्शन मिल जाएगी, पर आप कितना रेंट पे करते हो। इसने बोला 10,000 रुपये। इसने बोला 10,000 रुपये, पर इसने बोला, अकाउंटेंट ने बोला भैया 10,000 रुपये की डिडक्शन नहीं मिलती, आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ। 5,000 रुपये पर मंथ, तो पर एनम की अगर हम बात करेंगे तो आपको डिडक्शन 60,000 रुपये मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स होता है वो एनुअली कैलकुलेट होता है, ठीक है, ये होता है। ये किस में हो गया बेटा, हमारा ओल्ड वाले के लिए इसने ये सब पूछा। तो जब इसने बोला कि आप मेरे को न्यू के हिसाब से बताओ, तो इसने बोला कि मेरी अपनी इनकम बताओ। इसने बोला 10 लाख रुपए। फिर ये जैसे ही जा रहा था कि मेरे को 1.5 लाख की इनकम वो एग्जाम्पशन दो, अकाउंटेंट ने इसके मुंह को बंद कर दिया। अकाउंटेंट ने बोला भैया मत बोलो, मत बोलो कि तुम कहाँ कितनी डिडक्शन लेना चाहते हो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सीधा का सीधा 10 लाख के ऊपर तुम्हारे टैक्स लगेगा, ठीक है। बंदा कंफ्यूज, इसने बोला यार ये कैसी बात है भैया। इसने अकाउंटेंट ने बोला कि यही रूल है, रूल यही है, चलो मैं तुमको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि तुमको फायदा किस में है, ठीक है, सो दैट तुम क्या करो, तुम इस वाले केस में आगे बढ़ सको, मतलब तुम इनकम टैक्स को अपने वाइसली चूज कर सको। तो चलो अपने लोग निकाल के दिखा देते हैं भाई, हमको अब हमारी लाइबिलिटी है ना ये चीज़, तो कि अपने जो हमारे पास से क्लाइंट आएगा उसको बताना। ओल्ड रिजाइन, न्यू रिजाइन, ठीक है, बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 10 लाख रुपए की क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक है, दोनों की लिख दो, क्लियर। फिर 80C की डिडक्शन इसको कितनी मिलनी थी बेटा, 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम सब्जेक्ट, ठीक है। फिर 80D की इसको कुछ डिडक्शन मिलनी थी, कितना बेटा, मैक्सिमम कितनी थी, 25,000 रुपये। हाँ जब हम बात किसकी करते हैं, 80 GG थी ना, और घर वाली उसकी, तो इसमें कितने हमको 60,000 रुपये की मिल गई, ठीक है। इतनी तो इसको क्या हुआ बेटा, डिडक्शंस मिल गई। तो इसको हमको जब इतनी डिडक्शन मिली तो कितना हो जाता है ये हमारा, तो ये हमारा हो जाता है 1,75,000 और 60, 1,75,000 और 60 मतलब 2,35,000, है ना। एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लो मैं जरा, 1,50,000 प्लस 85,000, 2,35,000, ठीक है। तो इसको कितना बेटा डिडक्शन में मिल जानी, 2,35,000 रुपये मिल जानी है। तो जब हम लोग उससे घटाएंगे अपने 2,35,000 रुपये, तो 10 लाख है ना, तो इसमें से जब 2,35,000 रुपये जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, तो हमारे पास में बचेगा 7,65,000 रुपये, ठीक है, 7,65,000 रुपये बचती है। अब जो इसकी टैक्सेबल इनकम देखो, दोनों में टैक्सेबल इनकम कितनी है हमारी, इसकी तो क्योंकि कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो इस वाले केस में इसको कितनी 10 लाख रुपए होगी हमारी डिडक्टेबल टैक्सेबल इनकम, सॉरी, ठीक है। और अब इसकी कितनी होगी, 7,65,000 रुपये हो गई, ठीक है, टैक्सेबल इनकम इस वाले केस में और इस वाले केस में। अब देखो, अब हम लोग अपने उसी के हिसाब से लगाते हैं, तो 2.5 से 5 लाख रुपए के बीच में कितना लगेगा बेटा, इसके ऊपर 12,500 रुपये का टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर 2.5 से 5 लाख रुपए, मतलब आज सबसे पहले 2.5 लाख रुपए वाली तो इसकी इनकम गई, है ना, 2.5 लाख रुपए वाली तो इसकी इनकम चली गई। अब 2.5 लाख के ऊपर तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2.5 से 5 लाख रुपए लगेगा 12,500। तो जब हम 7,65,000 में से माइनस करते कितना हमारा 5 लाख रुपए, तो हमारे पास कितनी बचती है बेटा, 2,65,000 रुपये बचती है, ठीक है। अब जितनी भी इसकी इनकम आएगी कितनी, 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में, तो कितनी बचती है, 2,65,000 रुपये बचती है, ठीक है। तो उस वाले केस में हम लोग कितनी इसके ऊपर लगाएंगे इनकम टैक्स, तो उस वाले केस में हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे 20%।
तो 2,65,000 का बेटा 20% हमारा होता है 53,000। 53,000 होता है। ठीक है, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 65,500। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 65,500। अब इस सेस आगे लगाएंगे, सेस की चिंता मत करो। अब हम इसकी बात करते हैं बेटा 10 लाख की। सबसे पहले तो 2.5 लाख की तो लिमिट क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 2.5 लाख पे लगाएंगे, कितना हो गया 5 लाख रुपये हो गया। फिर से 2.5 लाख पे लगाएंगे और फिर से 2.5 लाख पे लगाएंगे। ठीक है, यानी तो लिमिट हमारी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। इसके ऊपर कितना लगेगा 5%, इसके ऊपर कितना लगेगा 10% और इसके ऊपर कितना लगेगा 15%। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ है जीरो। यहाँ पे कितना हो गया 12,500, यहाँ पे कितना हो गया 25,000 रुपये। और इस वाले केस में हमारा कितना हो गया था 10 का 25 और आधा उसका 12,500, मतलब 37,500। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 और 75। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, इस वाले केस में जो इसके ऊपर इनकम टैक्स जो लगेगा वो लगेगा हमारा 75,000 रुपये। कितना लगेगा 75,000 रुपये। अब मुझे बताओ फायदा किस में हो रहा है, ओल्ड में या फिर न्यू में। अब चलो इसके ऊपर सेस भी लगा देते हैं। ठीक है, तो जब 4% के इसके ऊपर क्या करेगा बेटा, सेस को कैलकुलेट कर लेगा 65,000 के 65,500 के ऊपर, इसके ऊपर, और 4% का इसके ऊपर 75,000 के ऊपर। तो 75,000 के ऊपर पहले निकाल लेते हैं, ईजी है, 1.5 और 3। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना हो गया बेटा 3,000 रुपये हो गया। तो ये हमारे ऊपर अब इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है 78,000 की। और वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, ओल्ड वाले की, तो ओल्ड वाले के ऊपर देखो 4 5 20, 4 5 20, 20 22, 4 6 20, 24, 26। ठीक है, 26,200। तो ये कितना हो गया हमारा 2 1 और ऊपर 1 गया 8। तो अब इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बेटा 68,120, 68,120। ये तो हो गया हमारा एक एग्जांपल, जिस वाले केस में हमको क्या हुआ, हमको ये पता लगा कि हमारा ओल्ड रिजाइम जो था उसमें हमको टैक्स क्या हो रहा है 10,000 रुपये की लगभग हमको बचत हो रही है। जबकि अगर हम न्यू वाले टैक्स रिजाइम के हिसाब से जाएंगे तो हमको 10,000 रुपये ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब बेटा आप अकाउंटेंट हैं, तो इस वाले केस में आप क्या उसको सजेस्ट करोगे कि आप ओल्ड वाले पे जाओ। आप किस में जाओ, ओल्ड वाले पे जाओ, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा फायदा है। ठीक है, अब क्या होता है, अगले ही दिन आपने इसको टैक्स रिजर्व बता दिया पूरा पूरा कैलकुलेट करके, क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब हम चलते आगे, एक दूसरा केस लेते हैं, इनको मिटा दो। ठीक है, पूरा एक नया ही केस लेंगे जिसमें हमारे पास कोई दूसरा वाला पर्सन आएगा और उसकी कुछ अपनी दिक्कतें रहेंगी, कुछ अपनी वो चीज़ें बताएगा ना हमको, तभी तो हमको पता लगेगा। ठीक है, तो आपको एक नया पर्सन आया, आप फिर वहीं पे बैठे हो, आपकी तो भैया अकाउंटेंट की दुकान है। नया वाला पर्सन आता है, आपसे आके बोलते हैं कि सर हमको इनकम टैक्स भरना है, हम ओल्ड में भरें या न्यू में भरें, ओल्ड में भरें या फिर न्यू में भरें, आप हमको कंफ्यूज बहुत। ठीक, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको समझा दो, हमको क्या करो समझा दो। ठीक है, तो वो पूछेगा फिर वही वाली बात कि बैठो, ठीक है बैठो, चाय पानी पियो भाई, हमारे यहाँ पे आए हो तो चाय पानी तो पीनी पड़ेगी। ये लो, अब मुझे अपनी सैलरी बताओ सबसे पहले। उसने क्या बताया भैया 8 लाख रुपए। ठीक है, इस वाले केस में भी 8 लाख रुपए होगा। इसने बोला कोई ऐसी चीज़ डिडक्शन वगैरह मिल रही है। ठीक है, तो इसने बोला सबसे पहले तो मैं तुमको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिलवा दूंगा, कितनी 50,000 रुपये की। ठीक है, कोई डिडक्शन होगी, मानो कि जैसे इसने इसको दिलवा दी कितनी 50,000 रुपये की। फिर इसने बोला कि मेरे को 80C के अंडर में तुमको भैया कितनी मिल सकती है, तो कुछ भी जो भी कुछ इसका रहा होगा, इसने बोला 25,000 रुपये की तुमको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तुम HRA कितना पे करते हो, तो मैक्सिमम तो तुमको 60,000 रुपये मिल सकता है, पर हो सकता है कि कम दे रहा हो, तो मानो कि इसको HRA कितना 30,000 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसने बोला कि मेरे को जो लीव ट्रेवल कंसेशन जो होता है ना, जिसको हम लोग ट्रैवल अलाउंस भी बोलते हैं कई बार, या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस भी बोलते हैं, तो वो कितना मिला देती है तुमको कंपनी, तो इसने बोला मान लो कि 25,000 रुपये। ठीक है, तो ये इसने क्या बता दी, ये इसने अपने डिडक्शंस बता दिए। तो इसने बोला कि चलो भैया मैं आपको न्यू वाले के लिए डिडक्शंस बताता हूँ। तो अकाउंटेंट ने बोला भैया रुक जाओ, देखो न्यू वाले में ना डिडक्शन नहीं मिलती तुमको। ठीक है, तो उसकी डिडक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुमको कैलकुलेट करके तुम्हारे टैक्स रिजाइम बता देता हूँ कि तुम्हारे पर कितना कितना टैक्स लगेगा। इस वाली चीज़ को नोट डाउन कर लो। अब मैं आगे नीचे, क्योंकि मतलब न्यू स्लाइड खोलने जा रहा हूँ, पहले इसको मिटा ही देते हैं।
देखना कि मतलब हाँ ये बात मतलब हमेशा से ही नहीं कि आपको डिडक्शन अगर मिल रही है तो उस वाले केस में आपके ऊपर टैक्स हमेशा की क्या होगी, टैक्स की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। नहीं, अभी देखना आप इस वाले केस में कैसे उसकी टैक्स की लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है दूसरे वाले केस में। ठीक है, और फिर मैं आपको कुछ एग्जाम होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगा, तो आपको मुझे उनको करके बताना होगा। बाकी आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई मेरे ख्याल से अच्छी चल रही होगी, है ना? कोई बच्चा, आप देखो यार एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, इस सेकंड वीक ऑफ दिसंबर लिखा हुआ था टेंटेटिव डेट, बट अब क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एग्ज़ाम कहीं आगे ना बढ़ जाए। बट आप लोग तैयारी हिसाब से करो, क्योंकि ये तो भैया यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो ये लोग कभी भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ओल्ड वाले की सबसे पहले अगर बात करें तो मैं ओल्ड वाले का आपको रेड से करके दिखाऊंगा इस बार, और न्यू वाले को ब्लू से कर दूंगा। तो सबसे पहले ओल्ड की करते हैं। 8 लाख रुपए उसकी इनकम थी। ठीक है, सबसे पहले इसने इसको 50,000 रुपये की कोई डिडक्शन दिलवा दी, अकाउंटेंट को पता था। ठीक है, एटीसी के अंडर में 25,000 रुपये की दिलवाई, ऊपर सब कुछ बता दिया था आपको। एचआरए में 30,000 रुपये की दिलवाई, और क्या था हमारा, कोई भी एलटीए था। ठीक है, मतलब लीव ट्रैवल अलाउंस जो होता है उस वाले केस में उसको 25,000 रुपये की दिलवा दी। ठीक है, ये सारी सारी हमको अलाउंसेस है, तो मतलब इन सब का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हम इनका एडिशन करें तो कितना हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, 1,30,000, 1,30,000 जाएगा तो 30 से 7 60, और फिर उसे एक, तो ये कितना होता है हमारे 6,70,000 रुपये बच गए यहाँ पे। ठीक है, 6,70,000 रुपये बचा। फिर जब हम बात किसी का, चलो ठीक है पहले इसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखो 2 लाख तक तो क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितनी लगी, 0 लगी। फिर जब हम बात करें किसी 2.5 से 5 लाख के बीच में, तो 2.5 से 5 लाख के बीच में कितना हो गया, 5% हो गया। तो इस वाले केस में तो हमेशा 12,500 ही लगेगी। ठीक है, अब हमारी कितनी बचती है, 1,70,000 रुपये। तो 1,70,000 के ऊपर कितना बेटा, 20% का जब लगता है तो ये कितना हो जाता है हमारे, जस्ट इसका डबल कर देंगे तो 34,000 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, 34,000 हो जाता है, तो ये कितना है, 46,500 रुपीज़। ये 46,500 रुपीज़ अभी क्योंकि इस पर सेस नहीं लगा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये अभी इसकी इनकम और टैक्स है। अब हम लोग निकालते हैं किसकी, अपनी दूसरे वाले उसकी, ओल्ड न्यू रिजाइम की। समझ में आ रही है ना चीज़ें, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? ठीक है, तो इसमें तो आपको क्योंकि इसको कोई भी वो मिलना नहीं है, डिडक्शन वगैरह स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ नहीं है इसमें। तो पहले 2.5 लाख तक की तो क्या होगी भाई, 0 हो गई। ठीक है, 2.5 लाख की क्या होगी, 0 हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं 2.5 लाख से किस में, 5 लाख के बीच में। 5% की यहाँ पे लगनी थी 12,500 रुपये, सेम टू सेम वही लग गई। फिर हम लोग बात किसकी करते हैं अपने, 5 लाख से लेकर के कितने तक, 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक। ठीक है, तो उस वाले केस में हमारे पे कितने लगनी थी, 10% की। तो इस वाले केस में हमारी कितनी होगी, कितने, 2.5 लाख है ना, तो 25,000 रुपये ये हो गए। ठीक है, और फिर जब हम बात करते हैं किसकी, अपनी रेस्ट की, तो रेस्ट में हमारे पास में कितना बच जाता है बेटा, 1 लाख रुपये कितना बचता है, ढाई ये गया, 50,000 रुपये। ठीक है, तो 50,000 के ऊपर कितना बचता है बेटा, 15% का, क्योंकि ढाई यहाँ पे गया था ना हमारा, ढाई यहाँ पे गया। ठीक है, 5 लाख 7.5 लाख तक की यहाँ पे होगी, तो 8 लाख में से कितने बचे, फिर 50,000 रुपये बचे। तो 50,000 के ऊपर 15% कितना हो गया बेटा हमारा, 7,500 रुपये। ठीक है, 7,500 होता है, तो ये कितना हो गया हमारा, 20,000, 20, और ये कितना हो गया हमारा, 45,000। तो आप देखो इस वाले केस में हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या हुई, कम हो गई है। पहले इस वाले में हमको जो ओल्ड वाले के अगर हम हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमको 46,500 रुपीज़ पे करना है, और अगर हम न्यू वाले के हिसाब से पे करें तो हमको कितना, 45,000 ही पे करना है खाली के खाली। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पहले सेस लगा देता हूँ दोनों के पहले अलग। ठीक है, जब हम सेस लगाएंगे तो सेस हमारे कितना, 4% का लगेगा। तो जब हम इसके ऊपर लगाएंगे कितना हो जाएगा बेटा, 0, 0, 4, 5, 20, 4, 6, 8, 22, 26। ठीक है, 4, 4, 16, 17, 18, 1,860 रुपये। ठीक है, 1,860 जब हम इसको प्लस करेंगे तो 0, 6, 3, और एक ऊपर के कितना बचेगा यहाँ पे 8, और 4, 8, 30, 360 ये हो जाएगी हमारी। और जब चलो इसको भी नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे, इसकी कितना 45,000, तो इसको हम लोग कितना 4% से कर देंगे तो 9,1,800 रुपये। तो इसके बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 1,800 रुपये हो जाएगी। और अब हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 46,800। ठीक है, तो अब आप किस क्या सजेस्ट करोगे इसको, अब आप बोलोगे कि भैया तुम ओल्ड डिजाइन में ना जा करके किस में जाओ, न्यू टैक्स डिजाइन में जाओ। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको डिडक्शन मिल रही है तो इस वाले केस में आपको मतलब कि टैक्स लाइबिलिटी कम हो ही जाएगी। हो सकता है कि आपको डिडक्शन मिले बट आपकी टैक्स लाइबिलिटी इस वाले केस में ज़्यादा भी हो सकती है।
डिपेंड करता है कि आपको डिडक्शन कितनी मिल रही है, मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट है आपका डिडक्शन का, और आप कितना मतलब दोनों में कैलकुलेट करके पहले घर पे देखोगे कि आपको कितनी कितनी डिडक्शन मिल रही है, और फिर उसके हिसाब से आप क्या करोगे, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करोगे। ठीक है बेटा, क्लियर है ये सब चीज़ें? आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, टैक्स स्लैब में कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर हमारी इनकम टैक्स की क्लासेस सारी सारी खत्म हो जाती हैं, और हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने भी अच्छे टॉपिक्स थे, वो सब हमने पढ़ा दिया। अब हम मंडे से अपने क्या करेंगे, एक मतलब डेली अब लाइव क्लास में रिवीजन क्लास किया करेंगे, ठीक है, ताकि आपके कोई भी डाउट भी हो और आप लोग क्या कर सको, कुछ भी आपको पूछना भी हो तो आप लाइव क्लास में आके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आप मुझे एक बार लाइव क्लास के लिए कमेंट कर देना टाइमिंग क्या रहेगी रिवीजन क्लासेस के लिए। बाकी शाम के टाइम पे अपनी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लासेज जो है वो चलती रहेंगी। तो आज रात को @8 PM आपको आना है लाइव, ठीक है, 8 बजे लाइव आना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो जो भी कोई बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा बेटा। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, दूसरों से तो शेयर करके जरूर बताना कॉमर्स एक्सेस आपको किस तरीके से पूरा पूरा एक फ्री बैच दे रहा है, सो दैट कि आप लोग पढ़ सको और इस वाले एग्जाम में जरूर सक्सीड कर जाओ। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।